अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये डर ख़त्म हो जाना चाहिए डेरिवेटिव का। जनरली बच्चे इस पर डर जाते हैं क्योंकि बाकी इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। हम्म। क्या क्या पढ़े कल, बताओ कोई। क्या क्या पढ़े नंद किशोर, बताओ क्या पढ़े कल। हेजिंग पढ़े हम लोग। ओके। हेजिंग। हेजिंग। हेजिंग से पहले और कुछ पढ़े। बीटा। ठीक है। बीटा बेसिकली है क्या कि अगर मार्केट 1% मूव करेगा तो हमारा जो स्टॉक है, अंडरलाइंग स्टॉक है, वो कितना परसेंटेज मूव करेगा। ओके, फॉर वन चेंज इन परसेंट। स्टॉक। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला बना चेंज इन स्टॉक डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट। ठीक है। और डेल्टा स्टॉक बाय डेल्टा मार्केट, उसको बोला गया बीटा। फिर उसके बाद आए हम लोग हेजिंग पे। हेजिंग के लिए, हेजिंग में हमने देखा कि बीटा हेजिंग कैसे होती है। हेजिंग दो तरीके से किया जा सकता है। अगर अगर अवेलेबल है, ठीक है, थ्रू द स्टॉक्स ओन फ्यूचर, तो ये कर सकते हो। तो फिर सेम वैल्यू एज द पोर्टफोलियो लेना है। सेम वैल्यू एज एन अपोजिट पोजीशन। ठीक है। अगर लॉन्ग पोजीशन है स्टॉक का तो फिर शॉर्ट में फ्यूचर लेना है। तो अपोजिट फ्यूचर्स पोजीशन ऑफ द सेम अमाउंट एज पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है। और अगर इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू कर रहे हो, थ्रू इंडेक्स फ्यूचर, ओके, तो मल्टीप्लाई द बीटा with the portfolio value and take the futures position of that amount। ठीक है। और ये देखा था कि अगर लॉन्ग है इक्विटी में तो फिर फ्यूचर का शॉर्ट लेना है। अगर लॉन्ग, अगर शॉर्ट है इक्विटी में तो फिर लॉन्ग लेना है फ्यूचर का पोजीशन। ओके, मेजॉरली इतना पढ़े थे हम लोग। अच्छा, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। अगर 1 लाख हम लोग लॉन्ग लिए हैं, फ्यूचर लॉन्ग लिए हैं, मार्केट गिर रहा है, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 1 लाख लॉन्ग लॉस। पोजीशन है तो लॉस होगा। 1 लाख शॉर्ट पोजीशन है, मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। ठीक है। क्लियर है ये पार्ट। नॉर्मल फ्यूचर के केस में भी वही होगा जो इक्विटी में भी यही सेम होता। ठीक है। मार्केट अगर गिर रहा है, हमने हमारा लॉन्ग पोजीशन है और गिर रहा है मार्केट, तो लॉस होता। ठीक है। इसमें बस समझने वाली बात है एक है कि हम मार्केट को उतने में खरीदने के लिए, लॉन्ग का मतलब क्या है कि हम सपोज अभी, हम अभी कुछ प्राइस चल रहा है, अभी सपोज 100 रुपया चल रहा है। ठीक है। लॉन्ग का पोजीशन है कि हम 110 में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है। 110 में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके। तो मार्केट अगर बढ़ेगा, लॉन्ग है, अगर बढ़ेगा तभी जाके हमें फ़ायदा होगा। ये अगर बढ़ेगा मार्केट 120 गया, 130 गया, तभी जाके हमें फ़ायदा होगा। ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ पे गिरा, ओके, 90 80 पे चला गया, ठीक है, तो हम मार्केट में 80 से खरीद सकते थे, बट हमें 110 में खरीदना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए हमारा लॉस है। ठीक है। तो ऐसे ही समझना है कि अगर लॉन्ग का फ्यूचर पोजीशन है और मार्केट गिर रहा है तो फिर लॉस है।
शॉर्ट का फ्यूचर का पोजीशन है और मार्केट गिर रहा है तो प्रॉफिट है, ठीक है, ऐसे समझना चाहिए। आई होप ये सबका क्लियर था। चलो आज चलते हैं नए टॉपिक पे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है हेजिंग का। एक और फार्मूला, मतलब बीटा का एक और फॉर्मूला है जिसको बुलाता है क्रॉस हेजिंग। क्रॉस हेजिंग थ्रू कमोडिटीज, फॉर कमोडिटीज। ठीक है, कमोडिटीज के केस में क्रॉस हेजिंग बहुत पॉपुलर है। बेसिकली क्यों है, मान लो कि एक एरोप्लेन कंपनी है, इंडिगो है, प्लेन कंपनी है। इंडिगो को क्या चाहिए, जेट फ्यूल, ठीक है, नीड्स जेट फ्यूल आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद जेट फ्यूल चाहिए। बट जेट फ्यूल का एक्चुअल में फ्यूचर मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे तो कमोडिटीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, तो सारे कमोडिटीज़ के फ्यूचर थोड़ी मिलेंगे मार्केट में। तो जेट फ्यूल का फ्यूचर नहीं मिल रहा है, ओके। तो इंडिगो को बट क्रूड ऑयल का फ्यूचर मिल रहा है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो, मार्केट में जब इंडेक्स फ्यूचर में क्या करते थे हम, मार्केट का बीटा होता था 1 और स्टॉक का बीटा होता था समथिंग, फिर बीटा को मल्टीप्लाई करके हम जाते थे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि दोनों का कुछ पता है। इन केस में बीटा जनरली कैलकुलेट नहीं होता है। बीटा के कौन से केस में कैलकुलेट होता है, इक्विटीज़ में, ठीक है। कमोडिटीज के केस में तो कोई बीटा कैलकुलेट नहीं होता, ओके। एटलीस्ट वो जेट फ्यूल का तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो इस केस में होता क्या है, एक और फॉर्मूला दिया गया है जिसका फॉर्मूला कैसे आया है, अगर मैं अभी समझाऊंगा तो मे भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पूरा डिटेल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही आया है। इंडिगो सॉरी बीटा है इसका मतलब, बीटा और हेज रेशियो जिसको बोलते हैं, इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक्चुअली हम इसका ओरिजिन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि कोवेरियंस, ये कोवेरियंस से निकलता है, स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है। अगर समझना चाहो तो अभी देखो समझाता हूँ। आर बेसिकली है क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर है बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए क्या है, जिसका वो जो ओरिजिनल हमारा प्रोडक्ट है, जिसका हमें हमें फ्यूचर लेना चाहिए था, जेट फ्यूल का, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी क्या है, जिसका अवेलेबल है, ठीक है। आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है क्या, बेसिकली इन सिंपलर टर्म्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि एक चीज़ अगर आगे बढ़े, ठीक है, कितना क्वांटिटी में आगे बढ़े वो नहीं, मतलब ए और बी, ठीक है, ये दो पार्टीज हैं, ये दो प्रोडक्ट है। इसका वैल्यू जब भी बढ़ता है, इसका भी वैल्यू तब बढ़ता है, ठीक है। कितने क्वांटिटी में बढ़ रहा है, कितने ये में बढ़ रहा है, कितने वॉल्यूम में बढ़ रहा है, वो मैटर नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बोलता है, ये स्टैटिस्टिक्स का मेजर है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, फिर से बता रहा हूँ। देखो, अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है, ठीक है। कितना वॉल्यूम में बढ़ रहा है डजेंट मैटर, बट बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो, ये भी फर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है, ये बढ़ा और ये भी बढ़ा, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में ये गिरा, ठीक है, ये भी गिरा, बट इतना गिरा, बट गिरा कम, गिरा बट ये गिरा, ठीक है। तीसरा एक सिनेरियो में ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, बट कम बढ़ा, बट बढ़ा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जब भी बढ़ रहा है ये तब बढ़ रहा है, ये जब बढ़ रहा है ये तब बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है,
पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव जो कोरिलेशन होता है बेसिकली 0 से 1 तक होता है, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए 0 से -1 तक, ठीक है। अगर 0 to 1 के बीच में है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। ओके, तो मान लो ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। ये अगर बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ठीक है, ये गिरता है तो ये गिरता है। ओके, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ओके, ये अभी मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट को जनरली ये पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बस ये फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं है तो भी डजेंट मैटर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बेसिकली है कि ए का जो प्राइस है, ठीक है, ए का जो प्राइस है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही यही होता है कि कितना ऊपर जा सकता है या फिर कितना नीचे जा सकता है। 2% अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 2% ये ऊपर जा सकता है, 2% नीचे जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली बी का जो हम लोग अगर फ्यूचर का, अभी हमारे पास क्या है, ए का स्पॉट का प्राइस अवेलेबल होगा और बी का फ्यूचर का प्राइस अवेलेबल होगा, बिकॉज बी है हमारा क्रूड ऑयल फ्यूचर, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल फ्यूचर मान लो जो अवेलेबल है, और ये है जेट फ्यूल, स्पॉट जेट फ्यूल प्राइस, ठीक है। मतलब जेट फ्यूल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑयल फ्यूचर का स्टैंडर्ड डेविएशन, क्रूड ऑयल फ्यूचर का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बी का मतलब क्या है, बी का अगर मान लो कि 3% का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम बोल रहे हैं कि बी 3% ऊपर जा सकता है या 3% नीचे जा सकता है, ठीक है। तो याद करो हम जो बीटा निकालते थे, नॉर्मल बीटा निकालते थे इक्विटी के केस में, कंपैरिजन कैसे होता था, डेल्टा स्टॉक बाय डेल्टा मार्केट, करेक्ट, यही होता था, डेल्टा स्टॉक बाय डेल्टा मार्केट। मार्केट का बीटा कितना था, 1, ठीक है, हम इसको बोलते थे 1.2। ओके, मार्केट का बीटा 1 था, ये 1.2 था। तो हम क्या बोलते थे कि मार्केट और स्टॉक के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो ये मान मान लो कि पॉजिटिव कोरिलेशन कोरिलेशन 1 है, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, 1.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। सिमिलरली ये एक्चुअल में ये है नहीं, उसका कनेक्शन ऐसा नहीं है, मैं समझाने कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट ये इजी होगा समझने में, ठीक है। सिमिलरली आर का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में कितना कोरिलेशन है, ठीक है, कितना रिलेशन है, कि मतलब जब आर बढ़ता है तब बी बढ़ता है क्या, जब आर गिरता है तब बी गिरता है क्या, ठीक है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तब क्या, इसका क्या मतलब है कि जब ए बढ़ता है तो बी गिरता है, ठीक है। पूरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है कि मतलब ये जब बढ़ता है ये गिरता है। ओके, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। ओके, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट standard deviation of B, this is a standard deviation of proxy, ठीक है। proxy मतलब क्रूड ऑयल फ्यूचर इस केस में, ठीक है, जिसका अवेलेबल है। ओके, अच्छा, इसमें कुछ डाउट आ रहा है, आना चाहिए, बट अगर आ रहा है तो पूछ सकते हो, डिस्कस करते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम क्योंकि फ्लो भाई इसको ऐसे समझने की, एक्चुअली समझोगे तो नहीं समझ पाएंगे। जो कोरिलेशन मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है स्टेप बाय स्टेप हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, वो सारे स्टेप्स रेलेवेंट है, ठीक है। बस एक क्रूड ऑयल के, सॉरी, कमोडिटीज के केस में क्रॉस हेजिंग के लिए ये क्रॉस हेज रेशियो होता है। ओके, यही बीटा है, हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ होगा। जनरली इन केस ऑफ कमोडिटीज,
the future of the same commodity won't be available. So we calculate, so we have to take the future of a proxy. Of a proxy commodity. But we have to adjust the beta with that. Okay. एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें. चलो, आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर बट आईसीआई का ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है. क्या गलत है मुझे खुद सोच के बताना. थोड़ा सा छोटा सा ये गलती है इसमें. हम्म, देखो, बोल रहे हैं कि कंपनी इज लॉन्ग, कंपनी लॉन्ग है ऑन 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर. ठीक है, कॉपर के ऊपर 10 मेट्रिक टन कॉपर पे लॉन्ग पोजीशन है इनका. स्पॉट रेट है 474 पर केजी. ठीक है, एंड इंटेंड्स टू रिमेन सो फॉर द एंसुइंग क्वार्टर. उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में इतने में ही रहेंगे. ठीक है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ चेंजेस ऑफ इट्स spot and future prices are 4% and 6% respectively. Standard deviation of changes of its of खुद के ही spot और future prices में standard deviation है 4% और 6% respectively. Spot और future prices में. Having correlation coefficient of 0.75. Correlation coefficient कितना है? 0.75. Okay. So what is its hedge ratio? What is the amount of copper future it should short to achieve a perfect hedge? कितना कॉपर फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा टू अचीव अ परफेक्ट हेज? बता सकते हो क्या क्वेश्चन में गड़बड़ लगा? कुछ लग रहा है कि नहीं गड़बड़? बताओ. सेम कमोडिटी, परफेक्ट. देखो, कॉपर ही है यहाँ पे और फ्यूचर भी कॉपर है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस आर 4% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, हैविंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.75. अपने ही के साथ आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी 0.75 होता है क्या? को जो स्पॉट और फ्यूचर के प्राइसेस जनरली कैसे डिसाइड होते हैं? स्पॉट रेट अगर ऐसे बढ़ा तो फ्यूचर प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगी. करेक्ट, क्योंकि वो अपना ही फ्यूचर है. ओके, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.75 कैसे हो सकता है जब अपने ही के ही बीच में आए? ठीक है, तो ये फ्यूचर प्राइस और क्रॉस एजिंग जनरली होता है कब? जब हमारा फ्यूचर अवेलेबल नहीं है और हम किसी और का ले रहे हैं. ठीक है, तो इस केस में जनरली ये सब आना ही नहीं चाहिए. दोनों का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, अच्छा चलो, सब कुछ दे दिया है, बस हमें हेज रेशियो निकालना है और फिर कॉपर फ्यूचर कितने क्वांटिटी में करना है, दैट्स इट. ठीक है, so hedge ratio is basically क्या था फॉर्मूला? R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ A बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ B. ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया है, A का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है और B जो फ्यूचर है, ठीक है, उसका स्पॉट का स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया और फ्यूचर का स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया. ये गलत है. करेक्ट, ये जनरली A का स्टैंडर्ड डिविएशन देना चाहिए और जिसका अवेलेबल है, जिसका जो प्रॉक्सी है उसका अवेलेबल उसका स्टैंडर्ड डिविएशन देना चाहिए. ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आइडियली गलत है, बट इसको अगर पकड़ोगे कि ये जो, मान लो कि ये एल्यूमिनियम का फ्यूचर प्राइस है, ये स्पॉट है और ये एल्यूमिनियम का फ्यूचर है, मान लो, ठीक है। तो कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया 0.75 इंटू, स्पॉट में है 4%, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.06, क्या आया? 0.5। समझ में आया है? दैट्स इट, इट्स अ हेज रेशियो। यही अगर देखोगे तो ये बीटा का की तरफ काम करेगा। 0.4949 विशेष कैसे आया? 4949 और 4999, 99, हाँ ओके, ठीक है, इसीलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.5 पे। तो इसका मतलब क्या है, देखो, जनरली हम इस केस में क्या करते थे, ये बीटा ही है, ठीक है, बीटा ही है। फिर इंडेक्स फ्यूचर हेजिंग के तरह देखो, इंडेक्स फ्यूचर हेजिंग के लिए हम क्या करते थे कि वन स्टॉक के लिए, ठीक है, वन पोर्टफोलियो के लिए, एक पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए अगर बीटा सपोज 1.2 है, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि 1.2 का मार्केट का हेज करते थे। मतलब अगर हमारा पोर्टफोलियो 1 रुपये का है, ठीक है, तो हमारी हेजिंग कितने की होती थी? 1 इंटू 1.2, जब हम इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू करते थे, करेक्ट। जब हमारा पोर्टफोलियो था 1 रुपये का, हम 1 इंटू 1.2 करके उसका हेज करते थे, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, ये बीटा है, हेज रेशियो और बीटा जो भी है ये निकल गया, हेज रेशियो और बीटा, ठीक है। हमारा क्वांटिटी कितना है यहाँ पे? 10 मेट्रिक टन, करेक्ट। तो 10 मेट्रिक टन के लिए कितना क्वांटिटी होंगे, क्वांटिटी टू बी हेज्ड, 10 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 5 मेट्रिक टन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 5 मेट्रिक टन का अगर फ्यूचर ले लोगे तो ये परफेक्टली हेज हो जाएगा, ओके। बट क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन को लेके जाओगे कि ऑफ इट्स ओन स्पॉट, ऑफ इट्स स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस, खुद का ही स्पॉट, खुद का ही फ्यूचर लोगे 5 मेट्रिक टन का, खुद का स्पॉट रेट 4%, स्पॉट रेट में स्टैंडर्ड डिवीजन 4%, 6%, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। मतलब खुद ही आप लॉन्ग हो 10 मेट्रिक टन पे और खुद ही शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो 5 मेट्रिक टन का, वही सेम कॉपर का, ओके, देन हाउ विल बी करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाँ, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कॉपर फ्यूचर। अमाउंट पूछा है 5 मेट्रिक टन, हम क्वांटिटी में निकाल दिया, अमाउंट पूछ रहे हैं, ठीक है। अमाउंट बस 5 मेट्रिक टन से 474 पर केजी के हिसाब से कर दो, हो गया, ठीक है। 474 केजी, आप यहाँ पे ये आर्ग्यू कर सकते हो कि ये जो है स्पॉट रेट है, कॉपर फ्यूचर जो ले रहे हैं हम, ये फ्यूचर के रेट्स के हिसाब से ले रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर कुछ दिया नहीं है, ठीक है, फ्यूचर के प्राइसेस कुछ मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ लिखे है कि इंटेंट्स टू रिमेन सो फॉर द एंसुइंग क्वार्टर, तो हम इसको इसके हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो स्पॉट रेट है वही फ्यूचर प्राइस होगा। तो इसके हिसाब से अगर 1 किलो का प्राइस है 474, तो ये 5 मेट्रिक टन के हिसाब से कितना होगा, इंटू 5000। समझ में आया या क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। होना चाहिए डाउट। मिहिर, नंद किशोर, समझ में आया पूरा? पूरा आ गया? क्लियर है सबका? ओके, चलो। समझ रहे हो या फिर सो गए हो? ओके। हम्म, अगर ये पूरा क्लियर है तो मैं चलता हूँ बीटा मैनेजमेंट में, ठीक है। मैं अज्यूमिंग कि ये सबका क्लियर है। चलो, हेजिंग का इतना तक था, ठीक है। अब चलते हैं बीटा मैनेजमेंट पे।
बीटा मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, कि हम मान लो पोर्टफोलियो है हमारा जिसका बीटा है अभी 1.7 का, ठीक है, हमारा ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का बीटा है 1.7, ठीक है। हम नहीं चाहते इतना हाई बीटा, 1.7 का बीटा नहीं चाहते, हम कितने का बीटा चाहते हैं, एटलीस्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं बीटा 1.1 तक का, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। 1.7 का बीटा है अभी, हम चाहिए हमें 1.1, उससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए देखो जब भी बीटा कम करना होता है तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो बीटा बेसिकली पोर्टफोलियो बीटा होता क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा हम कल पढ़े थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टू रिड्यूस द बीटा, ये करंट बीटा मान लो, ये करंट बीटा, दिस इज डिजायर्ड बीटा, ओके। टू रिड्यूस द बीटा we can do one of the following, we can do few things। क्या क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, देखो जनरली ये वेटेड एवरेज ऑफ बीटा है, पोर्टफोलियो बीटा का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज बीटा, ठीक है। तो अगर हम थोड़े से कम बीटा वाले चीज़ों को इस पे इन्फ्यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ऐड करें, तो ये हमारा उनके वेट और ज़्यादा हो तो ये कम हो जाएगा, बीटा कम हो जाएगा। मतलब कम बीटा मतलब मान लो कैश, कैश का बीटा ज़ीरो है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा अभी कैश इन्फ्यूज़ करूँगा तो ये बीटा कम हो जाएगा, 1.1 पे आ जाएगा। अगर हम जनरली क्या करते थे, मान लो ये 85 लाख है, ठीक है, ये ए लिमिटेड का स्टॉक है और बी लिमिटेड का स्टॉक है, 85 लाख है और 15 लाख का कैश है, सॉरी 15 लाख का, हाँ 15 लाख का मान लो कैश है, ओके। इसका बीटा है 1 या फिर 2 का बीटा है और कैश का बीटा है 0, ठीक है। तो हम वेटेड एवरेज निकालते थे, ठीक है, इसका होगा 2 × 0.85, जो कि होगा 17, 1.7 हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा, ये टोटल बीटा आ रहा है 1.7 का। हमें चाहिए कि बीटा और कम करना है, ठीक है, पूरा बीटा और इस पे कम करना है, ठीक है। ये मैंने दो, एक ही स्टॉक लिया है, दूसरा और एक स्टॉक अगर ले लूँगा, देखो स्टॉक का छोड़ो, मान लो हम और कैश इन्फ्यूज़ कर लिए 85 लाख और कैश को कर दिए इसको 25 लाख, ठीक है। तो इसका बीटा तो सेम रहा, 2.0 सेम बीटा है और ये 0 है, फिर ये बट वेट चेंज हो गया, करेक्ट, वेट चेंज हो गया, कितना हो गया, 0.77 हो गया, तो 2 × 0.77, इसका 0, बीटा हो गया 1.5। समझ में आया, देखो बीटा हमने कम कर दिया थ्रू इन्फ्यूजिंग कैश, एडिशनल कैश, क्योंकि कैश का बीटा 0 है, कैश का बीटा 0 है, तो 15 लाख से हमने अगर 10 लाख का एक्स्ट्रा एडिशन किया तो बीटा 1.5 हो गया, पोर्टफोलियो बीटा हमने कम कर दिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकता है, ओके, बाय इन्फ्यूजिंग एडिशनल कैश, ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर कैश इन्फ्यूज करके कर सकते हैं, या फिर कुछ और बीटा वाले हाई वैल्यू बीटा वाले स्टॉक अगर बेच दें, ठीक है, अगर 85 लाख के कुछ स्टॉक्स बेच देते तो फिर ऑफ कोर्स हो जाता है। अगर कुछ स्टॉक यहाँ पे से बेच देते तो हमारे पास कैश आता, तो कैश में ऐड हो जाता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बीटा हमारा कम हो जाएगा, करेक्ट। बाय सेलिंग, यहाँ पे कुछ किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछना, ओके, आई एम प्रिज्यूमिंग सबका क्लियर हो रहा है डाउट्स। बाय सेलिंग एनी हाई बीटा स्टॉक्स, ठीक है, बीटा ये करके निकाल सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ले सकते हैं, बाय कैन ऑल्सो बाय रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, यस वो भी कर सकते हैं,
by buying risk free securities. बेसिकली करना क्या है कि जब भी हम कम बीटा वाले, जितना बीटा का अभी है, ठीक है, 2 का बीटा पे है स्टॉक्स में है, कम बीटा वाले जितने ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। करेक्ट। तो क्योंकि वेटेड एवरेज है, बीटा का मतलब पोर्टफोलियो बीटा होता क्या है बेसिकली, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा। ओके। सो बाय बाइंग रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, या फिर बाय शॉर्टिंग फ्यूचर्स, shorting futures, not of full quantity, of some quantity, of few quantity। ठीक है। ये few quantity डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं, छोड़ो, फॉर्मूला में क्या दिखना है। मान लो कि पोर्टफोलियो है 1 लाख का, ठीक है, उस पर बीटा कितना है, 1.7 का। ठीक है, पोर्टफोलियो है, पूरा डिटेल में लिखता हूँ, पोर्टफोलियो है 1 लाख का, बीटा है 1.2 का, और लॉट है, एक इंडेक्स फ्यूचर है, 1 इंडेक्स फ्यूचर इज ऑफ 6,000। ठीक है, लॉट अवेलेबल है 2 लॉट। ठीक है, 2 क्वांटिटी पर लॉट, लॉट साइज 2 या 20 करो, 2 रहने दो, 2, ठीक है। तब मुझे बता सकते हो कि पूरा परफेक्ट हेज के लिए, परफेक्ट हेज के लिए हाउ मेनी क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट हेज, हाउ मेनी क्वांटिटीज नीड टू बी शॉर्टेड। 10, 10, 10। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 2। ठीक है, जो कि आया, हाँ 10 आ रहा है। ठीक है, 10 क्वांटिटी आया। अब अगर बीटा कम करना है, ठीक है, 1.2 से बीटा कुछ कम करना है, ठीक है, तो बेसिकली 1.2 ना लेके जितना कम करना है उतना लो। बेसिकली हम ये बीटा को यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा रिस्क ज़ीरो करना है। ठीक है, अगर परफेक्ट हेज हो रहा है तो रिस्क ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ज़ीरो हमें थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, तो जितना कम करना है उतना लो। 1 लाख, मान लो कि हमें 1.2 से लाना है इसको 1.1 पे, तो इट विल बी 1.2 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 2। समझ में आ रहा है। जब भी बीटा को, हम पूरा का बीटा 1.2 का बीटा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम रिस्क को ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि बीटा को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम, पूरा ज़ीरो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पूरा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कम करेंगे तो 1.2, जितना कम करने की कोशिश करो, 1.2 माइनस 1.1 डिवाइड बाई 6,000 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर डाउट है। फ्यू क्वांटिटी जो है, सर कैश कैसे रिस्क रिड्यूस होता है, नॉट अंडरस्टूड। हाँ ओके, यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, हमारा था ओरिजिनली, ये पोर्टफोलियो था, ठीक है, 85 लाख था, 15 लाख था कैश। ए लिमिटेड का बीटा था 2, ठीक है, बट इसका वेट कितना था, 0.185 इसका वेट था, और इसका वेट कितना था, 0.15। करेक्ट। जीरो इंटू, तो हम वेटेड एवरेज जब बीटा निकालते थे पोर्टफोलियो का, तो बीटा इंटू वेट करते थे, फिर इसका टोटल करते थे। ठीक है, तो 2 इंटू 0.85 1.7 हुआ, 0 इंटू 0.15 जीरो हुआ। ओके, हम कैश थोड़ा और ऐड कर दिए, 15 लाख का 25 लाख कर दिए, 10 लाख का एक्स्ट्रा कैश ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये वेट तो जो है वो वेट चेंज हो गया, ये 0.85 जो था ये यहाँ पे 0.77 हो गया, और यहाँ पे 0 इंटू ये 0.23 हो गया। करेक्ट, जो 0.15 का वेट था वो 0.23 हो गया। ठीक है,
तो ये वेट के हिसाब से इसका निकला 1.5, और ये जो है जीरो का जीरो ही रहा। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1.7 का बीटा 1.5 हो गया, बिकॉज हमारे वेट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर ये सर, जो कैश होता है हम तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते ना कैश को, हाँ तो ये कैसे, ये तो थियोरेटिकली बीटा कम हो गया हाँ, 1.5। थियोरेटिकली ही कर रहे हैं, थियोरेटिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कहीं ऐसे नहीं जा रहा है कि हम रिस्क को कम कर दिए, थियोरेटिकली हो रहा है, पूरा पोर्टफोलियो का बीटा कम कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, मैंने कैश इन्फ्यूज़ का क्यों बताया, मैंने कैश इन्फ्यूज़ का क्यों बताया, हाँ दरअसल ये बुक में है, करेक्ट। ये मैंने कैश का क्यों बताया कि जनरली होता क्या है कि हम जब सेल हाई बीटा स्टॉक्स जो हैं उसको सेल करते हैं, ठीक है, जब हाई बीटा वैल्यू के स्टॉक्स को सेल कर रहे हो, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे डाल रहे हैं, करेक्ट। 85 लाख से अगर मैं कुछ बेच के यहाँ पे निकालता हूँ, तो इसका वैल्यू, कैश का वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, तो आइडियली जो बीटा कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कुछ स्टॉक्स को बेच दो, हाई वैल्यू स्टॉक, हाई वैल्यू हाई बीटा स्टॉक्स को बेचो, तो तुम्हारा बीटा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, या फिर कुछ अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ लो, कम है उसके मतलब जितने कम वाले सिक्योरिटीज, कम रिस्क वाले सिक्योरिटीज़ लोगे तो धीरे धीरे वेट उसका, वेटेड एवरेज बीटा कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसको आईसीआई ने एक फॉर्मूला करके दिया है, वो फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ कि पोर्टफोलियो वैल्यू, नहीं फॉर्मूला देके क्यों लिखना, छोड़ो, मैं लिखा देता हूँ इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, नॉर्मली इसके साइड में लिखता हूँ, नॉर्मली if we want a perfect hedge, or we want a beta zero, we want risks, we want zero risk, we want a perfect hedge, then we do this. But if we want to reduce beta, then we have to multiply how much do we need to reduce. ठीक है, कितना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, 1.2 माइनस 1.1, 0.1 हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा डिवाइड बाय जो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 6000 इंटू 2। क्लियर है सबका ये चीज़? ये पूरा क्लियर है? ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ये यहाँ पे ख़त्म होता है पूरा फ्यूचर। ठीक है, बस एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज जितना टाइम बचेगा उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, मैं एंड टू एंड जितना पढ़े हैं अभी तक वो रिवाइज करूँगा। ठीक है, एंड वो रिवीजन का मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर है 70, यस। बहुत अच्छा यार दर्शल, ये 70 क्वेश्चन पॉइंट आउट किया था, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल बोला था ग्रुप में कि 69, 60, 70 और 71, ये जो तीन क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको डेफिनेटली अगर ट्राई नहीं किया हो ना, आज घर जाके फिर से ट्राई करना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई थिंक बहुत बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में, और आने के चांसेस भी हैं अभी भी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितना भी फ्यूचर का करते हो ना, पढ़े हैं अभी तक,
सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिए गए हैं इन तीनों क्वेश्चन में, आई मीन 69, 70 और 71 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज एज फॉलोज। ए लिमिटेड का स्टॉक दिया है, बी लिमिटेड का दिया है, सी लिमिटेड का दिया है, शेयर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, प्राइस पर शेयर दिया है, बीटा दिया है। ठीक है, एक शेयर का प्राइस दिया है, बीटा दिया है। ओके, बोल रहा है कि द इन्वेस्टर थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ वेरी हाई। उसको लगता है कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ वेरी हाई एंड वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा टू 0.91। वो चाहता है 0.91 को कम करने के लिए बीटा का। ही इज कंसिडरिंग टू बिलो मेंशन्ड अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। ओके, दो अल्टरनेटिव है उसके पास। डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का थोड़ा सा पार्ट बेच दो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट बेच के रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ ले लो, या फिर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन, कुछ दिया नहीं है शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है, बोल रहे हैं अप्रोप्रिएट पोजीशन लो on Nifty futures which are currently traded at 8125 and each Nifty point is worth 200। ठीक है, एक पॉइंट ट्रेड हो रहा है 8125 पे और ईच निफ्टी पॉइंट इज वर्थ 200। ओके, पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, 200 इसका मतलब लॉट साइज 200 है। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉट साइज। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग लॉट साइज वो बोल रहे हैं ईच निफ्टी पॉइंट इज वर्थ 200। ओके, फिर पोर्टफोलियो बीटा निकाला है। पहले ये खुद निकाल सकते हो पोर्टफोलियो बीटा, फटाफट निकालो पोर्टफोलियो बीटा कितना होगा। वन पॉइंट थ्री, सबका यही आ रहा है, 1.3 आ रहा है। वन पॉइंट थ्री आ रहा है सबका। 1.3 अभिषेक, ओके ओके, चलो 1.3 मान लेता हूँ। ओके, कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ शेयर है 3। पहले फर्स्ट वाला कैलकुलेशन, पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा के लिए पहले स्टॉक क्या है, एबीसी है ना, हाँ एबीसी। पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू क्या हो रहा है 500 इंटू 3 lakhs। ओके, तो 1500 lakhs। फिर 750 इंटू 4, 3000। फिर 250 इंटू 2, 500। ठीक है, ये पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया। फिर बीटा, बीटा है अपना 1.4, 1.4, 1.2, 1.6। ठीक है, 1.4, 1.2, 1.6। तो वेट्स निकाल सकते हो पोर्टफोलियो वैल्यू का। ठीक है, टोटल में कितना आया 5000। ठीक है, तो 1500 डिवाइड बाई 5000 इट विल बी 0.3, और इसका 3/5 0.6 और ये 0.1। ओके, फिर वेट्स इनटू बीटा। ओके, एंड करके तुमने निकाला 1.3। ठीक है, एंड में कैलकुलेशन करके पोर्टफोलियो बीटा निकल गया। फिर बोल रहा है कि ये वाला खुद सोच के बताओ। फिर बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। ओके, कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर करेंगे, तो ये 0.91 होगा बीटा। खुद सोच के बताओ कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर करना चाहिए सो दैट बीटा हमारा हो जाए 0.91।
कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? अगर आ रहा है तो लेट इट बी रॉन्ग, बस बताओ। नहीं आ रहा है कुछ? लेट वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री बी एक्स। ओके, वेरी गुड। आई एम हैप्पी दैट दर्शल यू आर डूइंग द होमवर्क्स। चलो, ओके। एंड कैलकुलेट वेटेड एवरेज। परफेक्ट। मान लो कि हम बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ है। ओके, तो बीटा इसका क्या होगा? ज़ीरो। अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले रहे हैं तो इसका बीटा होगा ज़ीरो। ओके, तो हमें एंड में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज़ीरो इंटू एक्स प्लस जो अभी एग्जिस्टिंग है 1.3 है। ठीक है, एग्जिस्टिंग बीटा 1.3 है, तो 1.3 इंटू 1 - एक्स अगर इसका कैश का रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ का प्रोपोर्शन रहा तो 1 - एक्स क्या रहेगा? बाकी कितना रहेगा? 1 - एक्स। ठीक है, ये वेट्स हैं। ठीक है, तो विल बी इक्वल्स टू 0.91। इक्वेशन समझ में आया या नहीं? सर इसको रिपीट कीजिए। देखो कि अगर इस केस में हमें कुछ रिस्क यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज ऐड करनी है। ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो का बीटा है। हमें यहाँ पे कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज ऐड करनी है। करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज ऐड करना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1.3 जो है, ठीक है, 1.3 मान लो कुछ एक्स ऐड करना है। ठीक है, उसका वेट सपोज होगा एक्स। ठीक है, उसका अगर वेट एक्स हुआ तो बाकियों का कितना वेट होगा? 1 - एक्स वेट होगा, क्योंकि वेट्स का टोटल हमेशा 1 होता है। करेक्ट? तो यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ का अगर एक्स हुआ तो बाकियों का कितना होगा? 1 - एक्स वेट होगा। हाँ या ना? हाँ यस। ठीक है, तो इसका अगर x हुआ तो बाकियों का 1 होगा। तो ये 1 के 1 - एक्स होगा। 1 - एक्स के लिए अभी बीटा कितना है? 1.3। 1 - एक्स के लिए बीटा अभी है 1.3। ओके, और हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 0 × एक्स, बिकॉज ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होंगे। कन्फ्यूजन हो रही है? देखो फिर से बताता हूँ। हम यहाँ पे कुछ रिस्क फ्री, ये हमारा अभी का पोर्टफोलियो का पोजीशन है। ठीक है, अब बीटा अगर कम करना है, 0.91 तक करना है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज ऐड करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे बीच में हमें कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इतना ऐड करना पड़ेगा, जैसे एक्स ऐड करना है। ठीक है, जैसे इसका बीटा हो जाए 0.91। करेक्ट, कुछ एक ऐड करेंगे जैसे बीटा हो जाएगा 0.91। ओके, तो अगर एक्स कर रहे हैं, इसका हमेशा टोटल 1 होगा, वेट्स का टोटल तो 1 ही होगा। ठीक है, तो सारा वेट्स अगर मिला के 1 होगा, इसका अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज अगर एक्स लिया गया तो बाकियों का वेट कितना रहेगा? 0.91, सॉरी 1 - एक्स। बाकियों का वेट क्या रहेगा? 1 - एक्स। अगर इसका एक्स रहा तो बाकियों का 1 - एक्स रहेगा। ठीक है, तो हम क्या अभी ऐसे बोल सकते हैं कि यही सेम चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ कि, रुको, देखो इसको सेम चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी सी मिल के 1 - एक्स और फिर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एक्स। ठीक है, और फिर इसका बीटा जो है 1.3, इसका बीटा 0। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? 1.3 ए बी सी का मिला के 1.3, इसका 1 - एक्स का रहा पोर्टफोलियो, सॉरी प्रोपोर्शन।
और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का 0 रहा, फिर एंड में 0.91। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes. अगर कोई डाउट पूछ रहे हो तो वॉइस ब्रेक हो रही है। No, sir. ओके, चलो इसके बाद ये इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे, बताओ इक्वेशन सॉल्व करके कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू? 0.3. क्या है? 0.3। Yes, sir. एक्स का वैल्यू आया 0.3। ओके, मतलब 30%। हम बोल रहे हैं कि 30%, ठीक है, अगर इसका वेट रहे, ओके, अगर एक्स का वैल्यू 30% रहे और इनका 70% रहे, तो हमारा बीटा आ जाएगा 0.91। करेक्ट? तो अभी 30% करने के लिए उसने क्या बोला? हाँ, फिर ये तो हो गया, द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी 30% है, तो 5,000 लाख का पूरा पोर्टफोलियो था, कहाँ गया? 5,000 लाख था पूरा पोर्टफोलियो का वैल्यू। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी से कितना होना चाहिए इसमें से? 1,500। बिकॉज वो उसने क्या बोला है कि डिस्पोज ऑफ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, ठीक है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से कुछ पार्ट बेच दो टू अक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। ओके, करंट पोर्टफोलियो से कुछ बेच दो टू अक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। अभी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होंगे 0.3, ठीक है, तो 5,000 लाख में से ही 0.3, 30% अगर बेच देंगे, ठीक है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी उतने का आ पाएंगे, ठीक है। तो कितने का बेचना है? 1,500 लाख। वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज 5,000 इंटू 0.3, तो 1,500 लाख। देखो, क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम, एग्जाम में सेम टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ये तो गारंटी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करेगी या नहीं, इट इज़ अप टू यू। ये कैसे आएगा? जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 ही है, ठीक है। बट अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये खुद दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हम कुछ और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका पोर्टफोलियो का वेट रहा है एक्स रह रहा है, तो फिर उसका बाकियों का 1 - x रहेगा। तो 1 - x के लिए अभी बीटा होगा 1.3, उसके हिसाब से 0.3 आएगा, ठीक है। तो 5,000 का 0.3, 1,500 लाख का हमें रिस्क फ्री सिक्योरिटीज लेना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन में कुछ और पूछ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का पूछा है, वहाँ बोल सकता है कि कैश कितना ऐड करना चाहिए, अगर कैश कितना ऐड करेंगे तो कि बीटा कम हो जाएगा, ओके। उसके हिसाब से सोचना है, ओके। कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, हर दिन कुछ 15-20 मिनट करो, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर हर दिन करते हो ना, तो उस पर कभी भी गलत नहीं हो सकते, ठीक है, वो दिमाग में खुद बैठ जाएगा। कहीं पे भी गलत कर रहे होगे ना एग्जाम में, कभी भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए, तो दिमाग खुद बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, ओके। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। 1,500 लाख का हमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी बेचना है, 1,500 लाख का श्योर है हम, ओके। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ। सारे कंपनीज को, किसी एक कंपनी को नहीं बेचना है, ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ, ठीक है, सारे कंपनीज का एक कुछ 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 पार्ट बेचना है, ठीक है। तो कितना बेचेंगे? कुछ वेट्स के हिसाब से, करंट वेट जितना है 0.3, 0.6, 0.1, उसके हिसाब से थोड़ा 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 करके बेच देंगे, ठीक है। करंट वेट्स कितने हैं? 0.3, 0.6, 0.1। तो इसके हिसाब से, या फिर कुछ और दिमाग में आ रहा है कैसे बेच सकते हैं इसको? 1,500 लाख हमें बेचना है, ठीक है। ए और बी और सी के बेचने हैं, कुछ कुछ कितने क्वांटिटी में बेचना है? अभी करंट वेट क्या है? 0.3, 0.6, 0.1। एग्जाम में जनरली क्या होगा, ये क्वेश्चन और किसी और क्वेश्चन दोनों को मिला के थोड़ा सा ट्रिकी, सब बाकी सेम होगा, बस एक थोड़ा सा ट्रिकी एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझे हो और प्रैक्टिस अच्छे से किए हो, तो फिर
कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1500 लाख का बेचना है, 0.3 0.6 0.1 का वेट है, तो यहाँ पे 450 लाख बेच देंगे, यहाँ से 900 लाख, और यहाँ से अपना 150 लाख। ठीक है, टोटल 1500 लाख होगा। ओके, यहाँ से इतना 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 बेचेंगे तो हमारा 1500 लाख हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ, एक एक शेयर का प्राइस दिया है, कहाँ गया, प्राइस पर शेयर दिया है। ठीक है, तो कितने क्वांटिटी में बेचना है, प्राइस पर शेयर 500, 750, 250। ठीक है, तो प्राइस पर शेयर 500, 750, 250, 250 ही था ना, ये 200 था, 250। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। ठीक है, और 50 डिवाइडेड बाय 500.9, फिर 900 डिवाइडेड बाय 750 इज 1.2, और फिर 150 डिवाइडेड बाय 250.6। ठीक है, इतने इतने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। ओके, चलो ये हुआ ख़त्म। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड। ठीक है, पहले तो बता दो, लॉन्ग बॉट और सोल्ड क्या लेना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट, शॉर्ट लेना चाहिए, परफेक्ट। फिर कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए बताओ, क्या क्वांटिटी रहना चाहिए? नंद किशोर बताओ, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होना चाहिए अगर मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ अपने बीटा को 0.91 को? कोई और बताओ, सिमरन क्या करना चाहिए? अरे चुपचाप क्यों हो, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। अरे यार, देखो कुछ दिक्कत है, जितना एक्सेस बीटा है करेक्ट, बट कितना कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा चाहिए। सिमरन, नंद किशोर, अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। चलो ठीक है, 120 है। देखो, हमें बेसिकली हमारे पास कितना है, 5,000 लाख के पोर्टफोलियो है, करंट बीटा कितना है, 1.3, 1.3 माइनस 0.91, जितना कम करना है। ओके, डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना था, 8125, और लॉट साइज है 200, तो 8125 इंटू 200। ठीक है, आई थिंक इसका आ रहा है कितना, 120 बोले ना। ठीक है, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेरिवेटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम में फॉर श्योर आएंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन फ्यूचर से आएगा या फिर ऑप्शन से आएगा। ओके, तो कुछ भी पार्ट अगर मिस कर रहे हो, फ्यूचर इतना ही इतना बड़ा है, ठीक है, आप इजीली 8 to 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इस पे। ये इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि समझ नहीं पाओगे, समझ पाओगे, थोड़ा सा डेडिकेशन दो, एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, बस मुझे पूछो। ठीक है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलो, अब बोल रहे हैं, पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा क्या रहेगा फॉर 2% राइज इन निफ्टी। ओके, अगर निफ्टी में 2% का राइज हुआ, ओके, तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या रहेगा, निफ्टी में 2% राइज रहा। ओके, कुछ सोच के बताओ इसका क्या होना चाहिए, कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन किए थे, पोर्टफोलियो बीटा पे क्या वैल्यू रहेगा अगर 2% राइज हुआ निफ्टी।
निफ्टी 2% राइज हो गया तो पोर्टफोलियो बीटा पे क्या वैल्यू पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, बताओ। हम्म खुद सोच के बताओ, जो आ रहा है दिमाग में वो बता दो। डू यू हैव टू टेक बीटा एज 0.91 और 1.3? 1.3 अभी के हिसाब से पूछ रहा है ना। द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी। अच्छा, अगर इसको ऐसे देखोगे तो लिख सकते हो कि एक आगे का अजम्पशन लिख सकते हो। अगर 0.91 के हिसाब से कर रहे हो तो फिर लिख सकते हो, जहाँ पे देखो जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रही है उस पर वहाँ पे अजम्पशन लिख दो, ठीक है। हुआ कुछ? गेन इन पोर्टफोलियो इज 2.6% if बीटा इज 1.3। परफेक्ट। चलो एक एक करके करते हैं। बीटा है हमारा 1.3, ठीक है। निफ्टी में चेंज हुआ कितना, 0.2% राइज इन निफ्टी, ओके। निफ्टी राइजन बाय 2%, ओके। सो चेंज इन स्टॉक कितना होगा, स्टॉक विल बी 1.3 into 2%, it will be 2.6%, ओके। तो पोर्टफोलियो का वैल्यू ओरिजिनली कितना था, 5,000 लाख। अभी कितना रहेगा रिवाइज्ड पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू विल बी 5130, परफेक्ट। 5,000 into 1.026 विल बी 5130, ओके। पोर्टफोलियो का वैल्यू ये हो गया। ये तो पोर्टफोलियो के थ्रू पे हो गया। फिर फ्यूचर जो ले ले रहे हैं, ओके। निफ्टी अगर राइज हो रहा है तो फिर फ्यूचर ले रहे हैं हम, फ्यूचर शॉर्ट किए थे, ओके। तो फ्यूचर शॉर्ट किए थे, उस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मार्केट बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया, हम लोग शॉर्ट किए थे, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, फ्यूचर मार्जिन लॉस होगा, हाँ करेक्ट। फ्यूचर मार्जिन कितना लॉस होगा देखो, फ्यूचर एमटीएम लॉस कितने का होगा, फ्यूचर का एमटीएम लॉस। कॉन्ट्रैक्ट हम लिए हैं 120 कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो 8125 इंटू 200 इंटू 120 कॉन्ट्रैक्ट का 2%, ठीक है। 2% के हिसाब से कितना आ रहा है, 8125 इंटू 200 इंटू 120 इंटू 2%, ठीक है। आ रहा है 39 लाख का लॉस, ओके। 39 लाख का लॉस हो रहा है। ये 39 लाख किससे माइनस होगा बताओ, एमटीएम का, फ्यूचर में एमटीएम का लॉस हुआ, कैश से होगा, ठीक है। 5130 माइनस 5130 माइनस 339 क्यों किए बताओ दरअसल। कर तो रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फ्यूचर का पोजीशन ले लिया। अभिषेक सोचो, कैश टू बी एडेड तो बोल दिया, बट यहाँ पे कैश हम ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फ्यूचर के थ्रू हम हेज कर रहे हैं, राइट। फ्यूचर के थ्रू बीटा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कैश कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन था, एक तो कुछ शेयर को बेच देंगे टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, बेच के निकाल सकते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके, कैश हमारे पास है ही नहीं।
ओके, तो नेट में क्या बोलेगा, बोलो मार्जिन का वैल्यू दिया ही नहीं है, कितना एक्चुअली उसके पास मार्जिन था वो दिया ही नहीं है। ओके, देन सा टोटल पोर्टफोलियो विल बी रिड्यूस्ड, परफेक्ट। तो इसीलिए पोर्टफोलियो 5130 से 39 लाख को माइनस करके सेंस मार्जिन वैल्यू, ये एक्चुअली गलत है, ये होता नहीं है। पोर्टफोलियो के वैल्यू से कैसे माइनस करेंगे, मार्जिन का वैल्यू देना चाहिए, कैश का वैल्यू क्योंकि दिया नहीं है, हम पोर्टफोलियो वैल्यू से माइनस कर रहे हैं। सिंस कैश और मार्जिन डिटेल्स आर नॉट गिवन, we have to reduce the MTM loss from the revised portfolio value. ठीक है, कितना हो जाएगा 51, सो आफ्टर पोस्ट MTM, सो पोस्ट MTM पोर्टफोलियो वैल्यू कितने का होगा, 5130 माइनस 39, इट विल बी 5091। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अभी देख सकते हो कि कितना चेंज हुआ। फिर मैंने कल बताया था कि जब भी आप रिवाइज्ड बीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तब फिर से डेल्टा, फिर से इसका वेटेड एवरेज करके नहीं निकालना है। कैसे निकालना है, डेल्टा स्टॉक बाय डेल्टा मार्केट। ठीक है, डेल्टा मार्केट यहाँ पे 2% का दे दिया है। ओके, हमें यहाँ पे निकालना है कि हमारे पोर्टफोलियो वैल्यू में कितना चेंज हुआ। 5091 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, पहले था 5000 लाख का, कितना चेंज हुआ है। ओके, सो चेंज इन पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 5091 माइनस 5000 divided by 5000, it will be 1.82%। और चेंज इन मार्केट तो दे दिया है 2% का। ठीक है, समझ में आया ये 1.82% क्यों किया, या फिर डाउट है? आई होप क्लियर है सबका। तो रिवाइज्ड बीटा क्या बनेगा देख सकते हो। अभिषेक डाउट है, हाँ पूछो। फिर से बताऊँ, चलो ठीक है फिर से बताओ, पहले ये रिवाइज बीटा निकाल देता हूँ, फिर खुद समझ जाओगे। देखो रिवाइज बीटा होगा क्या, चेंज इन पोर्टफोलियो बाय चेंज इन मार्केट। ये कितना आना चाहिए, किसी को लग रहा है कितना आना चाहिए? .91 ही आएगा, करेक्ट। हमें लाना था 0.91 पे बीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। बीटा था 1.3, ठीक है, निफ्टी बढ़ गया 2%, तो स्टॉक किक में कितना चेंज आया, 2.6%। करेक्ट, यहाँ तक सही है। उसके बाद पोर्टफोलियो वैल्यू, ये स्टॉक में, ठीक है, करंट स्टॉक में कितना चेंज आया, तो 2.6% हुआ। बाकी रिवाइज्ड पोर्टफोलियो वैल्यू देखोगे तो उसके हिसाब से कर 2.6% हुआ, तो रिवाइज पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया 5130। ओके, अब 5130 फ्यूचर के थ्रू 39 लाख का लॉस आया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग निकाल लिए थे कि पोस्ट MTM पोर्टफोलियो हमारा 5091 लाख आया। ओके, बीटा निकालने के लिए मैंने बताया था कि बीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन पोर्टफोलियो बाई चेंज इन मार्केट। ओके, परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है पोर्टफोलियो में इसमें, और चेंज इन मार्केट में कितना चेंज हो रहा है। मार्केट में 2% चेंज हो रहा है हमें पता है, पोर्टफोलियो में कितना चेंज हो रहा है। ओके, ये हम लोग निकाले यहाँ पे 1.82%। ओके, मेरे कहने का मतलब था कि जनरली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि रिवाइज बीटा जब निकालना होता है तो फिर से इसका वेटेड एवरेज करके, कैश का वेटेड एवरेज और स्टॉक का वेटेड एवरेज करके निकाल देते हैं, बट ये नहीं होता। कल मैंने बताया था कि बीटा जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसको रिवाइज बीटा अगर क्वेश्चन में पूछे तो चेंज इन माई पोर्टफोलियो डिवाइड बाय चेंज इन मार्केट करके करना है। दरअसल टू आंसर वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमने पूछा था कि ये स्टार्टिंग में जो बीटा है ये 1.3 लेके करना है या 0.91 लेके करना है। ठीक है, अच्छे से सोचो
कि हम पोर्टफोलियो के बीटा को कम कर रहे हैं। अभी हमारे पोर्टफोलियो में क्या है, सिर्फ स्टॉक था, ठीक है। तो हम ये पोर्टफोलियो के बीटा को 0.91 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टॉक्स हैं उनका बीटा 1.3 ही है, करेक्ट। तो निफ्टी अगर 2% से बढ़ रहा है तो स्टॉक 2.6% ही बढ़ेंगे, 1.3 को लेके ही हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। Abhishek, our total portfolio should be stocks portfolio and Nifty contracts. Then denominator will be 5,000 lakhs plus value of Nifty contracts. नहीं, पोर्टफोलियो में निफ्टी के नहीं आते हैं। पोर्टफोलियो में कभी भी निफ्टी नहीं आते हैं। पोर्टफोलियो में मैंने कल बताया था कि जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर रहेंगे पोजीशन में, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या आएंगे, स्टॉक्स, स्टॉक्स आएगा और कैश आएगा जो, और मार्जिन, ठीक है। फ्यूचर में जो भी चेंज हो रहा है वो कैश और मार्जिन में एडजस्ट होगा। कल पढ़े थे हम लोग ये चीज़, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर ऊपर या नीचे हो रहा है तो ये कैश और मार्जिन में एडजस्ट हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक तो है तुम्हारे पास, ठीक है। तो चेंज इन पोर्टफोलियो जब हम 5090 मान ले रहे हैं आफ्टर लॉस इन निफ्टी, परफेक्ट, ठीक है। तो सब कुछ आ गया है इस पे ऑलरेडी। तो ये चेंज इन पोर्टफोलियो जो ले रहे हो उस पर ऑलरेडी जो फ्यूचर का जो लॉस है वो ऑलरेडी उस पर MTM लॉस एडजस्ट हो चुका है। क्लियर है अभी सबका, या कुछ डाउट है? चलो ओके, अभी 15 मिनट है। कुछ डाउट है किसी को पूरा फ्यूचर में, पूरा फ्यूचर में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। पूरा डेरिवेटिव जहाँ तक अभी तक पढ़े हैं, कुछ भी डाउट है तो पूछो। कुछ भी डाउट नहीं है, क्लियर है सबका? डाउट इन क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन अभी करना है, चलो ठीक है बोलो। पहले एक काम करते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। पहले स्टार्ट करते हैं, पूरा फर्स्ट इनिशियली बिगिनिंग से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूँ। क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे हम, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, ठीक है। डेरिवेटिव समरी, ओके। पहले तो डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू। देखो ये सब ना पहले रेलेवेंट नहीं था, कि कभी कोई थ्योरी पूछता नहीं था, या ऐसे डेरिवेटिव क्या है, कौन से अंडरलाइंग स्टॉक्स क्या क्या हो सकते हैं, ये ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही जनरली आते थे एग्जाम्स में, ठीक है। अभी क्योंकि न्यू सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, सो ये सब रेलेवेंट है, ओके। तो इसको ध्यान से सुनो और ऑब्जर्व करो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, ओके। अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या फिर अपने करेंसीज, कमोडिटीज, ये सब हो सकते हैं। फिर आते हैं फॉरवर्ड पे, नहीं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, OTC, ओवर द काउंटर, और जो है एक्सचेंज ट्रेडेड, ओके। ओवर द काउंटर क्या है, कि जो दो पार्टीज में प्राइवेटली होता है, ठीक है। सो नो लीगल इंटरवेंशन, नो और लेसर लीगल इंटरवेंशन। एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब रेगुलेटेड बाय सेबी, ओके। इसमें मिनिमम लॉट की रिक्वायरमेंट है, नो मिनिमम लॉट, ओके। अब इसमें मार्जिन के ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स
इसमें नो मार्जिन, ठीक है। और क्या हो सकते हैं बोलो, और कुछ दिमाग में आ रहा है? एमटीएम है इसका, नो एमटीएम, ठीक है। चलो इस पे एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इस पे एग्जांपल्स हैं। फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, एफआरएस, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, स्वैप क्या है, एफआरए क्या है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आए थे फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड क्या है कि आज खड़े होके फ्यूचर का प्राइस डिसाइड करना है, बेचने को हो सकता है, खरीदने को हो सकता है, बट प्राइस पे एग्री कर लेना, ठीक है। सॉरी, आज खड़े होके प्राइस फिक्स कर लेना, ओके। फिक्सिंग द फ्यूचर प्राइस टुडे। फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के थ्रू। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या है कि बोलता है कि जितना स्पॉट प्राइस तो रिकवर करोगे, प्लस जितना खर्चा हो रहा है, नेट खर्चा तुम्हारा, नेट खर्चा को रिकवर करोगे। तो इक्विटी के केस में होगा स्पॉट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस डिविडेंड। कमोडिटीज के केस में थियोरेटिकल प्राइस क्या होगा? स्पॉट प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। ये हम कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पे पढ़े थे। फिर इसके बाद आए थे, ये मान लो कि बेसिस क्या है? बेसिस है अपना स्पॉट माइनस फॉरवर्ड, ठीक है। कन्वर्जेंस इफेक्ट क्या है? जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, वैसे वैसे बेसिस जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। एज द टाइम पासेस टिल एक्सपायरी द basis reduces and eventually becomes zero, ओके। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉन्टेंगो मार्केट और बैकवर्डेशन मार्केट। कॉन्टेंगो मार्केट क्या है? जब स्पॉट विल बी लेस देन योर फ्यूचर प्राइस। बैकवर्डेशन मार्केट क्या है? जब स्पॉट इज हायर देन योर फ्यूचर प्राइस। बैकवर्डेशन मार्केट जनरली कमोडिटीज के केस में होता है, जब फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी है, कोई कैलेमिटी आने वाला है, ऐसा कुछ है सिचुएशन, ठीक है, जिसके चक्कर में हमें लग रहा है कि उसके प्राइसेस कम होंगे फ्यूचर में। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लॉन्ग शॉर्ट क्या है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब है कि बाय फर्स्ट सेल लेटर, शॉर्ट का मतलब है सेल फर्स्ट बाय लेटर। ये कब होगा? फिर हम लोग पढ़े बुलिश क्या है, बेयरिश क्या है। बुलिश मतलब अप ट्रेंड, हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम इसीलिए हम इसको खरीदते हैं जनरली। तो बुलिश और लॉन्ग जो है वो रिलेटेड है। जनरली बुलिश है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ओके। जनरली टेकन इफ वी आर बुलिश, नॉट जनरली, ऑलवेज टेकन if we are bullish, ठीक है। bearish है डाउन ट्रेंड, taken if we are bearish। हम्म। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? फ्यूचर पढ़े थे। फ्यूचर्स आर नथिंग बट ट्रेडेड फॉरवर्ड्स,
बस इस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड है, इस पे कुछ नए प्रोविजंस, कुछ एडिशनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। मिनिमम लॉट, मिनिमम लॉट पे ट्रेड होना चाहिए मल्टीपल में, उस ट्रेड के उस लॉट के ही मल्टीपल में ट्रेड होगा। फिर आता है मार्जिन। मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन हो सकता है, मेंटेनेंस मार्जिन हो सकता है, और मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है। इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला क्या था? म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। म्यू मतलब ऑन एन एवरेज डेली कितना चेंज हो रहा है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना चेंज हो सकता है उसका 3 गुना। मतलब सेबी चाह रही है कि आपके पास इनफ मार्जिन रहे कि आप जितना भी लॉस हो आप कवर कर सको। ठीक है, वो मार्जिन आपका कवर कर सके। बेसिकली मार्जिन उतना सफिशिएंट हो कि वो मार्जिन जितना भी लॉस हो, मान लो 10,000 का मार्जिन है, ठीक है, और 2-3 हज़ार का लॉस होगा तब भी मार्जिन उसको कैप्चर कर सके, ठीक है, कवर कर सके। मेंटेनेंस मार्जिन होगा परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन। ठीक है। अब अगर मार्जिन मार्क टू मार्केट होते होते मेंटेनेंस मार्जिन से गिर रहा है तो एडिशनल पैसा ऐड करना पड़ेगा टू ऐड टू अराइव एट द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, इनिशियल मार्जिन को जितना रिप्लेनिश हो सके उतना करना पड़ेगा। ठीक है। इफ मार्जिन गोज बिलो maintenance margin, if post MTM, ठीक है, MTM margin goes below maintenance margin, then add money to 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 arrive at the initial margin again। इसको रेड में लिख रहा हूँ, इनिशियल मार्जिन। ठीक है। फिर इसके बाद हम और क्या पढ़े थे? MTM क्या है पता है तुम्हें? MTM बेसिकली डेली सेटलमेंट है, मार्क टू मार्केट। MTM डेली सेटलमेंट, डेली सेटलमेंट, और adjust the notional profit or loss to the margin। ओके। और क्या पढ़े इसके बाद? हम लोग पढ़े थे कि हम अगर चाहें तो वो फ्यूचर को रख सकते हैं टिल एक्सपायरी और उसको बीच में बेच सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर्स कैन बी केप्ट टिल एक्सपायरी और कैन बी सोल्ड बिफोर दैट। सोल्ड मतलब क्लोज, स्क्वायर ऑफ। ठीक है, कैन बी क्लोज्ड बिफोर दैट। क्लोज्ड मतलब स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मतलब अगर बाय का पोजीशन लिया है तो शॉर्ट सेल लेना, तो सेल का पोजीशन लिया है तो बाय लेना, तब जाके स्क्वायर ऑफ होगा। ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़े थे? हम लोग आ गए थे इसके बाद यूजेस ऑफ फ्यूचर्स पे। 8 नंबर, यूजेस ऑफ फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के क्या क्या यूजेस हैं? आर्बिट्राज, स्पेक्यूलेशन, और फिर हेजिंग। ठीक है। आर्बिट्राज कैसे करेंगे? इफ थियोरेटिकल प्राइस, थियोरेटिकल TFP लिख रहा हूँ, ठीक है, थियोरेटिकल प्राइस इज लेस देन एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस। ठीक है। तो क्या करना है? पहले लोन, लोन ऑफ स्पॉट रेट बाय स्टॉक। ठीक है, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं बस एक फ्लो समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम अच्छे से समझे हो तो ये फ्लो ऑलरेडी याद हो गया होगा। ठीक है, लोन ऑफ स्पॉट रेट बाय स्टॉक, बाय कर रहे हो अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है तो उसको उतने प्राइस पे फिक्स करने, सॉरी सेल करने की कोशिश करो, तो शॉर्ट है फ्यूचर। ठीक है,
ये सब कब होगा? T0 पे, 1 2 3 T0 पे होगा। फिर ऑन एक्सपायरी ऑनर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब सेल एट हायर प्राइस, सेल एट अग्रीड प्राइस, बेसिकली अग्रीड फ्यूचर प्राइस, एंड रिसीव द मनी, फिर रिसीव द डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव कर लो। फिर repay the loan along with interest, ठीक है, तुम्हारा एंड में प्रॉफिट रह जाएगा। ओके, उसको बोला जाता है रिस्क लेस प्रॉफिट। आर्बिट्राज मतलब रिस्क लेस प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि रिस्क लेस प्रॉफिट कैसे होगा, तो आर्बिट्राज पूछ रहा है। स्पेक्यूलेशन बेसिकली क्या होता है? स्पेक्यूलेशन कोई नॉर्मल इसका कुछ मेथड नहीं है। स्पेक्यूलेशन बेसिकली बेटिंग, ठीक है, बेट लगाना कि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमने 100 पे खरीद लिया, फिर 110 पे बेच दिया, ठीक है। स्पेक्यूलेशन इज नॉर्मली बेटिंग, ठीक है। स्पेक्यूलेट करना कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो खरीद लो, बीच नीचे जाएगा बोल रहे हो तो बेच दो, शॉर्ट ले लो, ठीक है। स्पेक्यूलेटिंग द मार्केट मूवमेंट एंड गेनिंग आउट ऑफ इट, ओके। हेजिंग का मतलब है कि रिस्क को कम करना। हेजिंग को बाद में लिखता हूँ। हेजिंग मतलब रिड्यूस द रिस्क, ओके। हेजिंग दो तरीके से हो सकता है, थ्रू स्टॉक फ्यूचर, थ्रू इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर होता होगा तो सेम क्वांटिटी, सेम वैल्यू एज पोर्टफोलियो वैल्यू, सेम वैल्यू एज पोर्टफोलियो। अगर इंडेक्स फ्यूचर है तो पोर्टफोलियो इनटू बीटा, ठीक है। क्योंकि अगर उसका स्टॉक का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है तो इंडेक्स फ्यूचर लेते हैं, ओके। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े क्रॉस हेजिंग थ्रू कमोडिटीज, क्रॉस हेजिंग फॉर कमोडिटीज, फॉर कमोडिटीज, कमोडिटीज, ठीक है। उसमें हेज रेशियो कितना होगा? हेज रेशियो विल बी आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ठीक है। आर होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और ये स्टैंडर्ड डिविएशंस होंगे, ओके। तो हमारा एक्चुअल हेज कितने का होगा? हेज विल बी पोर्टफोलियो इंटू हेज रेशियो, और बीटा जैसे यहाँ पे करते थे पोर्टफोलियो इंटू बीटा, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, पोर्टफोलियो इंटू हेज रेशियो, ठीक है। हेज रेशियो और बीटा जो भी है। उसके बाद बीटा मैनेजमेंट के लिए, बीटा मैनेजमेंट और रिडक्शन ऑफ बीटा, ओके। तो इस केस में क्या करना है? पोर्टफोलियो इंटू ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा, ठीक है। इतने का पोजीशन लेना है। यहाँ पे सिर्फ पोर्टफोलियो और प्लस बीटा लेते थे, पोर्टफोलियो इंटू बीटा ले रहे हैं। मैंने डिवाइड का लिखा नहीं है, डिवाइड का एक फ्यूचर में जितना होगा फ्यूचर का वैल्यू लेना है। फिर यहाँ पे सिमिलरली पोर्टफोलियो इंटू ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा लेना है, ओके। हो गया हमारा फ्यूचर खत्म, डेरिवेटिव और फ्यूचर समरी। इतना ही पढ़े हैं या कुछ मिस कर दिया मैंने? चलो ओके, अब बताओ क्या